राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, इस पर बड़ा संशय बना हुआ है और बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी ने बता दें आपको 8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों पर अपने नॉमिनीज का ऐलान कर दिया है, यानी अपने उम्मीदवारों का। बता दें आपको यहां उम्मीदवार बड़े बड़े पद पर बैठे आसीन व्यक्तियों को भी उतारा गया है। एक नए यहां पर उम्मीद के साथ भाजपा ने राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर रवनीत सिंह बिट्टू यहां बात बनते उनके लिए नजर आ रही है। और बता रहे आपको यहां पर बातचीत की जाए तो बीजेपी ने 8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से लेकर कई ऐसे लोग हैं जो इस बार राज्यसभा में अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। बता दें आपको केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, वो राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे, बीजेपी के कैंडिडेट। वहां कांग्रेस को बड़ा झटका है और पूरे इंडिया ब्लॉक को झटका है। रवनीत सिंह बिट्टू का नया नाम है, केंद्रीय मंत्री इस बार बनाए गए हैं। भाजपा ने एक अलग ओहदा दिया है और वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी उतारा जा रहा है। बता दें आपको बिहार से, सुनिए दर्शकों, बिहार से मनन कुमार मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन उम्मीदवार होंगे। अब देखिए यहां पर बातचीत की जाए तो आज 11 बजे उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। 21 अगस्त को यानी आज के दिन ही नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। बता रहे आपको उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की तरफ से राज्यसभा भेजने का मतलब साफ है कि बिहार चुनाव को भाजपा साधने की कोशिश कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं सबसे पहले कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत की है, खूब खुश नजर आ रहे हैं और इसी वजह से भाजपा को एनडीए को बड़ा बल मिलेगा, क्योंकि राज्यसभा में अगर उम्मीदवार ज्यादा होंगे, जीत कर आएंगे तो आराम से अपना लक्ष्य प्राप्त करके अगर वो लौटेंगे तो आगे सरकार को अपने बिलों को पास करने में दोनों सदनों में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए आपको सुनाते हैं पहले उपेंद्र कुशवाहा जी क्या कह रहे हैं। अभी नामांकन राज्यसभा की सदस्यता के लिए करने के लिए जा रहे हैं। एनडीए के सभी नेताओं का धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। एनडीए में चिराग पासवान जी, मांझी जी, सब लोगों का, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का, एनडीए समर्थक सभी जनता का, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं का, सभी समर्थक लोगों का, सब लोगों का हृदय से धन्यवाद है। नई जवाबदेही मिलने जा रही है, उस जवाबदेही का निर्वहन बिहार के इंटरेस्ट में, लोगों के इंटरेस्ट में, देश के इंटरेस्ट में पूरी मजबूती से की जाएगी। एनडीए ने हमेशा समाज के सभी वर्ग को जोड़कर ले चलने का काम किया है। निश्चित रूप से अभी इस काम से, एनडीए के इस निर्णय से विधानसभा चुनाव में जबरदस्त रूप से फायदा होगा और सीधे तौर पे कहा जाए तो एनडीए की सरकार बहुत ही ढंग के बहुमत से इस बार फिर बिहार में बनेगी। कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव में छल से कौन कह रहे हैं? अब जो लोग बोलते हैं सबकी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है। हम अपनी बात कहते हैं, लोग अपनी बात कहते हैं। तो आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा, एक खुशी जाहिर की है, एक अपना यहां पर कर्तव्य निभाया है और कर्तव्य के साथ साथ वो उस पथ पर भी अड़ी है जहां पर उनके लिए एनडीए ने एक नया रास्ता खोला है। आइए आपको एक बार बताते हैं कि राज्यसभा में पलड़ा यहां पर राज्यों के अकॉर्डिंग किसका भारी रहने वाला है। तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा से लेकर 9 राज्यों में किस पार्टी के कितने विधायक हैं, इससे भी उम्मीदवारी तय हो सकती है। दर्शकों, असम में भाजपा आराम से 2 सीटें जीत सकती है। बिहार आ जाते हैं, बिहार में भी क्रॉस वोटिंग समीकरण और बिगाड़ सकती है। यहाँ पर गठबंधन की पार्टियों के बीच 14 सीटों का अंतर है। जहां पर बिहार की बात करें, बिहार में भी आराम से राज्यसभा जीतना बीजेपी का तय है। आगे सुनिए, महाराष्ट्र की सीटों पर भी राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हैं बीजेपी की है, यहाँ भी दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। यानी महाराष्ट्र में भी बीजेपी को राज्यसभा में जीतने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान पहुंचिए, राजस्थान में तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर राज्यसभा के लिए उम्मीदवार रवनीत बिट्टू को बनाया गया है। इस बार हमने 23 सीटें अकेले लोकसभा में जो है वो जीती हैं और हम 10 पे दूसरे नंबर पे हैं। इसलिए मैं विश्वास से ये कह सकता हूं, अब बीजेपी की अगली सरकार है जो मेहनत करके, बीजेपी की सरकार है जो, वो मेरी बहुत बड़ी, मेरे पे जिम्मेवारी भी है और मेरे सारे पंजाब के बीजेपी के जितने भी वर्कर हैं, लीडर हैं, वो इस भरोसे से लगे हैं। उनको ये इस बार एक जो वोट
लोगों ने डाला है, जो प्यार दिया है, उनको भरोसा हो गया अभी अगली 2027 में हम अपनी पंजाब में बीजेपी की सरकार लेके आएंगे। किसानों की नाराजगी नहीं आप कह सकते, ये कुछ लीडर जो किसान लीडर हैं वो आपने देखा ही है। पहले तो वो कहते थे हम किसी के साथ नहीं हैं, पर अब वो सब लीडरशिप जो राहुल गांधी को, आप एक बात सुनिए, मैं एक स्पष्ट कहना चाहता हूं। आप कहते थे भी हमें जी बीजेपी सरकार आगे नहीं आने देती, हमें रोक के रखती है, ये संगठन थे जो किसान नहीं, किसान को कहां टाइम है यार, खेत से वो अपना ट्रैक्टर चलाता है, मोटर चलाता है, उसे काम है। और ये अब जब उसी पार्लियामेंट में, देश की पार्लियामेंट में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं और सेशन चल रहा था, वही किसान लीडर दिल्ली आए भी, दिल्ली आके वो पार्लियामेंट के अंदर एंटर भी हुए, पार्लियामेंट के एंटर होकर राहुल गांधी के दफ्तर में भी बैठे, किसी ने रोका उनको? ये गलत भ्रम फैलाया हुआ है और एक बार नहीं 2 बार वो मिलके गए हैं। हाँ, अगर वो कोई भी आदमी बम लेके, पत्थर लेके, कृपान लेके, हथियार लेके आएगा, उसे तो आप राजस्थान से भी कोई जाएगा उसे भी रोका जाएगा। लेकिन अगर वो किसी से मिलना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, कोई नहीं, किसी ने रोका उनको, सारी लीडरशिप मिलके आई है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, चाहे कोई भी स्टेट हो, वो उसका किसान कम रेट ले लेगा, कठिनाई सह लेगा, लेकिन बीजेपी सरकार ने जो एमएसपी है, हर फसल पे एमएसपी है, वो पंजाब और हरियाणा में है। एक दाना भी ऐसा नहीं है जो सरकार नहीं उठा। 70,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ की एमएसपी जो 2 क्रॉप पे, ये कनक है। यहाँ पर बता दें आपको, राजस्थान में भी बीजेपी के पाले में ये सीट जाती दिखाई दे रही है। तो राज्यसभा में एक गजब का नंबर गेम बीजेपी छू सकती है। हालांकि हरियाणा में भी कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, हरियाणा का भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और हरियाणा में बीजेपी उतरती है तो पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन अंत में बताया जा रहा है कि 50-50 चांसेस है यहाँ कांग्रेस के भी उम्मीदवार जीत सकते हैं। ऐसा होता है तो कांग्रेस को सीधे फायदा मिलेगा। आगे पहुंचिए, त्रिपुरा में बीजेपी जीत सकती है, तेलंगाना में यहाँ पर बातचीत की जाए तो राज्य में नंबर गेम कांग्रेस के पास ज्यादा है, जाहिर सी बात है। उड़ीसा में दर्शकों, नो डाउट, अनडाउटेडली उड़ीसा में बीजेपी का पलड़ा भारी है। तो देखिए, इन राज्यों में मैंने आपको बताया नंबर गेम के हिसाब से, क्रॉस वोटिंग को भी ले लीजिए तो बीजेपी का पलड़ा इन 9 राज्यों में ज्यादातर भारी है। कहीं कहीं पर कांग्रेस का पलड़ा जो है वो भारी होता दिखाई दे रहा है। तो देखिए, पलड़ा तो यहाँ भारी है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी को जितना जरूरी है, अगर नहीं हुआ ऐसा या एनडीए के उम्मीदवार को, तो राज्यसभा में जैसे आप देखिए ना, बड़े बड़े बिल पास किए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर हो, चाहे इस बार पूरे तरीके से यहाँ यूसीसी पर जोर दिया जा रहा है, और इसके साथ ही सरकार बड़े बड़े ऐलान कर सकती है। तो उन बिलों को पास करने में बहुत ज्यादा बीजेपी को आसानी होगी। राज्यसभा में दर्शकों, नंबर होना बहुत जरूरी है। 3 सितंबर को 12 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। 11 पर भाजपा और अन्य सहयोगियों की जीत, यहां पर भरपूर तरीके से कोशिश दिखाई जा रही है। बता दें आपको, 3 सितंबर को चुनाव होगा और नतीजे भी उसी शाम 5 बजे वापस आ जाएंगे। तो 3 सितंबर बस आने ही वाला है। उससे पहले भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल है, इसके साथ यहाँ पर मंजूरी दिलाने में इसको मदद मिलेगी। वक्फ पर संशोधन बिल में मंजूरी मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, और ये जरूरी इसलिए क्योंकि मनमाने तरीके से यहाँ पर जो संपत्तियों को हड़पा गया है, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलती देश को दिखाई देगी। तो राज्यसभा में बीजेपी का पलड़ा भारी होना जरूरी है। यहाँ आपको बता दें कि भाजपा और सहयोगियों को 11 सीट मिलने की उम्मीद है, जो मैंने आपको बताया। इस तरह एनडीए 245 सदस्यों वाले सदन में 122 सीटें हासिल कर सकेगा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं, तो वहां पर भी 4 सीटें खाली हैं। अब देखिए, 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव। और एक बात मैं आपको बता दूं, एनडीए को 7 राज्यों से राज्यसभा सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चुनाव आयोग ने 7 अगस्त को ही राज्यसभा की 12 सीटों पर चुनाव का ऐलान किया था। उसके बाद यहां पर बात की जाए तो 3 सितंबर को फिर से चुनाव होने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी इन चुनावों में किसका पलड़ा किस तरीके से भारी रहता है। तो देखिए, यहां पर आज
नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है 22 अगस्त, यानी कल नामांकन की स्क्रूटनी की आखिरी तारीख है। 26 अगस्त को असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा के कैंडिडेट के लिए नामांकन वापस लेने की अगली तारीख है आखिरी, और 27 अगस्त को बिहार, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा के कैंडिडेट के लिए नामांकन वापस लेने की तारीख आखिरी है। 3 सितंबर सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोटिंग है और 5 बजे आ जाएंगे आप सबके सामने रिजल्ट्स। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ सीट खाली है। तो यहाँ पर सीटें जिस तरीके से खाली है राज्यसभा में, और ये भी बात सामने आ रही है कि भाजपा की सीटें 4 साल के बाद 90 से कम है। मतलब 4 साल के बाद ऐसा हुआ है कि भाजपा की सीटें 90 से ज्यादा कम हैं। और इन सीटों पर, खाली सीटों में जम्मू कश्मीर से 4 और नामित सदस्यों की 4 सीटें हैं। इन सीटों को छोड़कर बाकी 12 सीटों पर चुनाव होना है। तो देखिए एनडीए के पास 105 बहुमत है और 105 एनडीए के पास सीटें हैं। इनमें 6 नॉमिनेटेड सदस्यों को भी जोड़ ले तो आंकड़ा 111 हो जाता है, जो बहुमत से 12 सीटें कम है। वहीं इंडिया गुट के पास यहाँ पर 87 सीटें हैं। इंडिया ब्लॉक और एनडीए के इतर पार्टियों के पास 28 सीटें हैं। अब देखने वाली बात होगी 3 सितंबर को क्या नतीजे आते हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, अब ऐसा माना जा रहा है कि राज्यसभा में आसानी से बीजेपी जीत सकती है, बिलों को पास कराने में आसानी होगी। अब आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें कमेंट के जरिए बताइए। और आपने उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी सुना है। उपेंद्र कुशवाहा का साफ कहना है कि यहाँ पर उम्मीदवारी तय है, और जिस तरीके से यहाँ पर सीटों का ऐलान किया गया है, अब सभी राह आसान होते नजर आएंगे। आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया आपका।